Hello, everyone, and Adab. I'm Dr. Mantasha Binti Rashid, and I'm here with yet another episode of this podcast, Koshish A Balance. In this episode, I have with me a very dynamic woman who needs really no introduction, Shabnam Hashmi. Shabnam ma'am has basically started from Delhi, Nizamuddin ki basti se, and then she has done her social activism across India, which includes Kashmir. अभी दिसंबर का महीना है, ये टंगडार और खुमरियाल ट्रैवल करके आ रही हैं. पिछले 15 दिन से यहाँ कड़ाके की ठंड में रह रही हैं. She has started a community center in Khumriyal and also a community library in Tangdar. और जो शबनम जी का काम है कश्मीर में अर्थक्वेक में 2005 के बाद शुरू हुआ और ये कम्युनिटी एंगेजमेंट अभी तक जारी है. इसके साथ साथ उड़ीसा, हरियाणा का जो बेल्ट है मेवात, जिसमें सोशल इंडिकेटर्स एजुकेशन के या हेल्थ के बहुत पॉर है और मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहाँ पे भी इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन और काम रहा है. गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, हर जगह इन्होंने काम किया है, पैन इंडिया काम किया है. उनकी शख्सियत से बहुत सारे लोग मुतासिर है, विच इंक्लूड्स मी पर्सनली. और इनसे एक सेल्फ मोटिवेशन, एक सेल्फ ड्रिवन इंसान, एक सेल्फ मेड औरत की जो है कहानी आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगी थ्रू दिस एपिसोड ऑफ कोशिश. सो शबनम हाशमी, वेलकम टू कोशिश. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. जी शबनम, आप हमें बताएं कि कहाँ से शुरुआत हुई आपकी एक्टिविज़म की, क्या मुश्किलात रहे, क्या देखा आपने, क्या ऑब्ज़र्व किया. 40 साल का एक्सपीरियंस है, रादर 42 इयर्स का आपका सोशल एक्टिविज़म में. तो क्या देखा है आपने, क्या है हालात? देखिए, शुरुआत तो एक हादसा थी. जी. मैं बाहर पढ़ती थी, छुट्टियों में दिल्ली आई थी वापस, और मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा निज़ामुद्दीन बस्ती में एक छोटा सा सेंटर है, क्या 2 महीने की छुट्टियों में वहाँ कुछ बच्चियों को पढ़ा सकती हो. जी. तो मैं चली गई पढ़ाने. आई वॉज अ यंग स्टूडेंट एट दैट टाइम, जब आपका आइडियलिज्म आई थिंक पीक पे होता है. बिल्कुल. पहली स्टूडेंट्स ही जो मिली, उसमें मैं सबको बताती हूँ कि मैं एक्टिविस्ट हूँ फरीदा की वजह से. मुझे वो मिली 15 साल की थी उस वक्त. जी. उसकी शादी हुई थी 12 साल में. 14 साल में उसके 2 बच्चे हो चुके थे. जी. 15 साल में उसको तलाक हो गई. जी. कभी स्कूल नहीं गई थी. 9 साल की उम्र से बुर्का पहना दिया गया था. जी. कुरान पढ़ा था, उसके अलावा कुछ नहीं मालूम था. जी. वो मेरी पहली स्टूडेंट थी निज़ामुद्दीन बस्ती में, और उसके जैसी कई और लड़कियाँ. तो 2 महीना तो ऐसे बीत गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए. उसके बाद ये हम कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 1981 की. जी. जब निज़ामुद्दीन बस्ती में लड़कियों को पढ़ाने का कोई तसव्वुर ही नहीं था. जी. और इस गली से उस गली तक भी जाने की इजाज़त नहीं थी. जी. तो फरीदा ने भी कहा कि पहली बार ज़िंदगी में कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है, अब हम क्या करेंगे. जी. और मुझे भी लगा कि मैं कैसे छोड़ के चली जाऊँ. हाँ. तो उसी दिन से मैं कहूँ कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हो गई. जी. आई डिडंट गो बैक. फिर मैंने 7 साल उस बस्ती में काम किया. 400 लड़कियों को पढ़ाया. उनको लड़ना भी सिखाया. सिर्फ पढ़ाया नहीं, लिखना पढ़ना नहीं सिखाया. जी. जामिया से आज भी लड़कियां प्राइवेट एग्ज़ाम दे सकती हैं 10वीं 12वीं के. तो एग्ज़ाम दिलवाए उन लड़कियों को. अब तो खैर, क्या ये शुरुआत वहीं से हुई थी जामिया में प्राइवेट एग्जाम्स की, या तब नहीं, तब भी था? पहले से थे. जी. पहले से थे, इसीलिए हम भी करवा पाए. लेकिन ऐसी बच्चियां जो अपनी गली से ही नहीं निकली थी. मुझे अभी भी याद है, मेरी बड़ी बहन वहाँ ज्योग्राफी पढ़ाने आती थी. जब पहली बार ग्लोब देखा तो जो उनके चेहरे पे एक हैरान वाली चीज़ थी कि ये क्या चीज़ है, पता ही नहीं. मतलब वैसे तो हम बहुत कुछ पढ़ा दिया जाता है, रटवा दिया जाता है बचपन में रिलीजन के नाम पे, लेकिन ये ग्लोब क्या है, इसमें हमारा हिंदुस्तान कहाँ है, हमारी दिल्ली कहाँ है, हमारी बस्ती के बाहर भी कुछ और है. बिल्कुल. वो सारी चीज़ें पहली बार पता चल रही थी. बट बहरहाल मैं आई स्पेंड 7 years देयर टीचिंग देम, और वहीं से एक्टिविज्म की शुरुआत हुई. मुश्किलें तो खैर बहुत आई, क्योंकि उस बस्ती में ही पहली पिटाई कहना चाहिए कि बस्ती में ही हो गई थी. अच्छा. हमने वहाँ एक लाइब्रेरी खोली थी जिसमें बहुत अच्छा लिटरेचर था, वहाँ पढ़ने का एक माहौल बनाया था. लेकिन ये वही दौर है 1981 से और 88 तक. आपको याद होगा 1986 में शाहबानो का केस होता है. जी. और उसको पलटा जाता है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को. तो उस वक्त एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था दिल्ली में. अब हम तो सिर्फ ABCD या अलिफ बे पे तो सिखा नहीं रहे थे, हम तो बच्चियों को
अपनी ज़िंदगी में बराबरी का हक भी सिखा रहे थे। तो जब शाहबानों का भी जिक्र हुआ और उन्होंने कहा आप जाएंगी डेमोन्स्ट्रेशन में तो हम भी जाएंगे। बिल्कुल। फाइनली 81 से शुरू करके 86 तक तो हमारी पकड़ हो चुकी थी बस्ती में जी। तो फाइनली वहाँ से एक बस भर के लड़कियाँ और उनकी अम्माएं बहुत सारी हमारे साथ पहुँच गई पार्लियामेंट हाउस के बाहर बिल्कुल। धरना देने। पहली बार शायद उनकी ज़िंदगी का पहला धरना था। हम तो खैर करते रहते थे। जी। तो उसके बाद मौलवियों ने घेर के मारा। अच्छा, कि औरतों को ख़राब कर दिया, बाहर निकाला घर से। हाँ, पहले तो कहते थे बददीन कर रही हैं, जब से आई हैं इनकी चाल बदल गई है वगैरह वगैरह। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट था कि बच्ची जो है वो सहमी दबी कुचली सी, सर झुका के नहीं चल रही, सर उठा के चल रही है। बिल्कुल। उससे वहाँ पे परेशानी होती थी। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद उन्होंने लाइब्रेरी को बंद कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद काम हमारा चलता रहा। और 89 तक इनफैक्ट 89 के बाद भी 89 तक मैं वहाँ करती रही काम। 89 में उसके बाद मेरे भाई थे बड़े, उनका मर्डर हुआ, फिर उनकी याद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी तो मैंने वो चलाना, सहमत सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट जी। लेकिन ये कि बहुत आई थिंक दैट वाज अ very formative years for me also as an activist. Actually, it is the work in Nizamuddin which transforms me from being a student to an activist. और क्योंकि जब आप एक बस्ती में काम करते हैं तो फिर सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, फिर उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक होलिस्टिक एजुकेशन होती है और जो हम स्कूल में देते हैं वो शायद एक लिटरेसी है, और होलिस्टिक एजुकेशन का नेचुरली ये एक पार्ट है कि यू टीच इंडिविजुअल्स हाउ टू बी सेल्फ सफिशिएंट, हाउ टू बी सेल्फ रिलायंट, नॉट टू सेल्फ डाउट। जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एजुकेशन में मिसिंग रहती हैं जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम्स हैं। 2005 में आप कश्मीर आई, 2005 में यहाँ बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था। उसके बाद आप टंगडार, उरी इस एरिया में जो बॉर्डर एरिया है नॉर्थ कश्मीर का, उसमें काम करती रही। और हमारी मुलाकात भी तकरीबन उसी टाइम के अराउंड हुई जब मैं वॉलंटियर करती थी और स्कूल में थी। और साथ ही मैं 2005 में आपको जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया। तो इस सब को आप कैसे देखती हैं? आपका कश्मीर आना, आपका इतने बड़े प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होना और यहाँ पे जो आपकी शुरुआत हुई एक्टिविज़म की कश्मीर में। देखिए, मेरा मानना ये है कि वहाँ भी मैं बस्ती में भी क्यों गई या उसके बाद कश्मीर भी क्यों आई, उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं मेरे घर में थी। जी। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे। मेरे फादर, उनके दोनों भाई, इनफैक्ट मेरी दादी, तीनों भाइयों ने 4-4 साल जेल काटी थी अंग्रेज़ की फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। जी। घर में हम सभी 5 भाई बहन थे। घर में जो हमारा माहौल था वो माहौल ही ये था कि किस तरह आपको एक बराबर का सोसाइटी बनानी है, किस तरह आपको जो भी आपके प्रिविलेजेस हैं, हालांकि हम बहुत गरीबी में रहे जी, उसमें आपको किस तरह कंट्रीब्यूट करना है। कभी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था कि तुम्हें कैरियर बनाना है या तुम्हें कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है या कुछ भी, या पैसा कमाना है या गाड़ी होनी चाहिए, ये था ही नहीं। यही था कि अच्छा एक इंसान कैसे बनना है। और मेरा मानना है कि घर में जो माहौल था, दूसरा ये एक बात और कहूँगी कि मैंने जब तक मैं बड़ी नहीं हुई और बाहर नहीं गई, मुझे ये मालूम ही नहीं था कि कोई जेंडर इनइक्वालिटी भी होती है। अच्छा। क्योंकि मेरा जो घर था जिसमें मैं पली बढ़ी, मेरे माँ बाप का माहौल था, जेंडर इक्वल, डेमोक्रेटिक बहुत ही। आज वो घर नहीं दिखते जी। इट वॉज अ वेरी डेमोक्रेटिक एंड जेंडर इक्वल हाउस जिसमें मैं पली बढ़ी और मेरे भाई बहन पले बढ़े। उसी की वजह थी कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम दिखा तो लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो आपने कश्मीर के बारे में पूछा जी। 2005 में तनवीर हमारे साथी हैं। 2004 में वहाँ हमारे साथ एक यूथ अमन कारवां हमने किया था, पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल किया था यंग लोगों के साथ जी। ही वॉज पार्ट ऑफ दैट। 2005 में ही कॉल्ड एंड ही टोल्ड अस कि बहुत बुरे हाल हैं, सारा सब कुछ टूट गया है और यहाँ पे ज़रूरत है जी। तो हम पहले तो आए, इमीडिएटली विद इन 8 days वी वर हियर विद रिलीफ वर्क। राइट। रिलीफ का एक ट्रक लेके दिल्ली से ही आए थे। यहाँ आके मेरे पुराने जान पहचान थी यूसुफ तारेगामी से, कश्मीर में सब जानते हैं उन्हें। मैंने उनसे पूछा कि हम आए हैं, कहाँ जाएं? तो कॉमरेड तारेगामी कहते हैं हम उनको। उन्होंने कहा कि देखो, उड़ी तो सब जा रहे हैं, आसान है जाना, टंगधार कोई नहीं जा रहा, सारे रास्ते टूटे हैं
बहुत मुश्किल है जाना, टेरेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो इससे जो मुश्किल है वही करेंगे। बिल्कुल, वो तो आदत ही है। तो फिर हम टंगधार पहुंच गए और बहुत बुरे हालात थे वाकई, सड़कें नहीं थी। तो एक बार आए, फिर दूसरी बार, सेकंड टाइम वी वर वाइजर। हम दिल्ली से ट्रक लेके नहीं आए, हमने पैसे जमा किए यहीं से, फिर टीन की चादरें खरीदी, फिर टंगधार गए, फिर तीसरी बार गए। तो 3-4 बार आए, उसके बाद लगा कि भाई जैसे बाकी जगह हम ज़मीन पे काम करते हैं, यहाँ भी काम की ज़रूरत है। तो सिर्फ रिलीफ नहीं, एक रिश्ता बन गया। बिल्कुल, रिलीफ से जो 2005 में जो रिश्ता बना कश्मीर से, वो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि अभी भी वो रिश्ता कायम है। और ऑब्वियसली डिस्पाइट अ लॉट ऑफ हिकअप्स आप आते रहें, कभी आप यहाँ पे थिएटर फेस्टिवल करते रहें, कभी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल किया, कभी आपने दिग्गज लोगों को जो है फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के, नसीरुद्दीन शाह साहब है या नंदिता दास है, उनको आप यहाँ लेकर आए, यहाँ के बच्चों को ट्रेन किया थिएटर में, एक्टिंग में। और साथ ही में आप जो अभी भी सेंटर चला रहे हैं, वहाँ एक लाइब्रेरी है जहाँ बच्चे जो है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, वो पढ़ सकते हैं, अपना वक्त डेडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि गांव में, दूर गांव में एक लाइब्रेरी का तस्वर होना जहाँ रेलेवेंट मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल हो, ये आसान काम नहीं है। और जैसा मैंने पहले भी कहा पॉडकास्ट की बिगिनिंग में भी कि दिसंबर का महीना है और हम सब अभी वेट कर रहे हैं कि बर्फ़ होगी, चादरों में खुद को लपेटा हुआ है, और आप दिल्ली से टंगधार इस कड़ाके की सर्दी में 15 दिन रह के आती है। इट रियली इज़ एन इंस्पिरेशन। एक औरत जो खुद में उठती है, रात के 2 बजे ट्रैवल करती है, कभी किसी कंट्री के लिए फ़्लाइट पकड़ती है, कभी किसी स्टेट के लिए निकल जाती हैं, कभी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हैं, कभी कोई फोरम पे जा रही हैं, बात कर रही हैं। तो ये आसान नहीं है। और ख़ासतौर जो आजकल की मटीरियलिस्टिक दुनिया है, जहाँ पर बच्चों को बहुत ही करियर ओरिएंटेड बनाया जाता है और बिल्कुल वो घोड़े की तरह ब्लिंकर्स पहनाए जाते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उस सब में तसव्वुर करना कि सोशल वर्क करना है, एक शायद ऐसा करियर जिसमें शायद बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, बहुत ग्लैमर नहीं है, और क्या 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 दिल का सुकून है, क्या कंटेंटमेंट है? दिल का तो बहुत गहरा सुकून है जी। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप किसी एक भी ज़िंदगी को जब आप बदलते हैं, जी, मतलब मैंने फरीदा से शुरू किया था, हमने 4-5 साल पहले पलट के देखा, 10 लड़कियों की कहानी हमने देखी जी, और 10 में से 9 लड़कियां जो हैं वो जॉब्स कर रही हैं, जो कभी घर से नहीं निकलती थी। फरीदा आज एक एनजीओ चलाती है। बिल्कुल। और अभी भी रिश्ता आपका उनके साथ जुड़ा है? रिश्ता है, मतलब हफ्ते में एक बार बात ज़रूर होती है। जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप एक भी ज़िंदगी बदलते हैं, या आपने कहा कि हमने कल ही शाहिद नाम है वो स्टूडेंट जो वहाँ पे रहता भी वहीं है लाइब्रेरी में, अब तो सुबह 3 बजे तक ये शाहिद और इशफाक 2 लड़के हैं जो वहीं रहते हैं, 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, वहीं गद्दा बिछा के सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर पढ़ने लगते हैं। तो वो मुझे बता रहा था कि पहली लाइब्रेरी थी ये लोलाब में, ठीक, कोई कंसेप्ट ही नहीं था लाइब्रेरीज होने का। जी। और अब शायद 2-3 और जगह, कई जगह खुली हैं, एक तो कुपाड़ा में ही गवर्नमेंट की तरफ से खुली है। जी। तो जब आप एक छोटा सा इनिशिएटिव भी करते हैं, जिससे मैं कह रही हूँ बहुत नहीं तो आपने 8-10 जिंदगियों पे भी कोई छोटा सा असर डाल दिया, वो बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। जी। वो पैसा उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। और कम से कम जो हमारा एक्टिविज्म है इसमें कोई पैसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी हमने सेंटर शिफ्ट किया है खुमरियाल में। जी। और जितना हमने सोचा था कि पैसा खर्च होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ। ओके। तो लास्ट वीक मैंने इनको कहा अब मुझे आधा घंटा दे दो, मैं कोई काम नहीं कर रही, मैं एक कोने में जाके बैठ के मुझे 10 लोगों से पैसा मंगाना है, उनको बताना है कि क्यों चाहिए। तो लगातार हम पिछले 11-12 साल से सिर्फ पर्सनल डोनेशन पे सारा काम कर रहे हैं। जी। वो पर्सनल डोनेशन 500 रुपए का भी आता है, वो 100 रुपए का भी आता है, जी, और वो 10,000 का भी आता है। तो आसान नहीं है, देयर इज नो ग्लैमर इन इट, देयर इज नो मनी इन इट, लेकिन इसमें जो सुकून है, जो सेटिस्फेक्शन है, जो सोते वक्त आपको ये नहीं लगता कि मैंने अपनी दिन बर्बाद कर दिया, आपको लगता है कि हम कुछ यूजफुल काम करके ही सारा दिन हमने निकाला है। आई थिंक दैट इज मोर देन व्हाट एनीबडी वुड वांट इन लाइफ, एटलीस्ट आई डोंट वांट एनीथिंग मोर इन लाइफ। जी। अब मैं भी आपको 25 साल से जानती हूँ, आपके साथ काम किया है, मैं उठी बैठी हूँ, मैंने देखा है कि कितना डीपली
पैशनेट हैं आप अपने काम को लेकर, और कितना सेल्फ मोटिवेटेड हैं आप, जो कि शायद एक आम इंसान सुबह जॉब पे जाते हुए नहीं होता है, कोस रहा होता है, ये कहता है कि बस सैलरी चेक मिल रही है इसलिए जा रहा हूँ काम पे, नहीं तो मेरा कोई गरज नहीं है, कोई मकसद नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, अपने हिसाब से काम नहीं हो रहा है, मेरा टैलेंट यूटिलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन वो सारी चीज़ें पीछे रख के सोशल वर्क करना, जब आपने पहले ट्रैवल किया, व्हेन यू ट्रैवल टू डिफरेंट स्टेट्स, क्या खाने पीने में, उठने बैठने में, सोने जागने में दिक्कत हुई? मुझे कभी नहीं हुई जी। मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। ये ज़रूर है कि हर जगह के अपना अलग होता है, कुछ चीज़ें आपको पसंद आती हैं। मुझे अब 2005 से आ रही हूँ, मैं आज तक नून चाय को अप्रिशिएट नहीं कर पाती जी। नहीं पी पाती। तो कश्मीर में क्या पसंद है? लेकिन कहवा जो है वो कोई पिला दे, कभी पिला दे, और चाय तो 24 घंटे, चाय के बगैर तो हमारी एक्टिविस्ट की तो ज़िंदगी बीतती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वाजवान बहुत पसंद है जी। लेकिन हर जगह होता है कुछ ना कुछ। गुजरात में मैं चाय नहीं पी पाती, इतनी काढ़ा बनती है जी। लेकिन ये कि हर जगह ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इतना मिल ही जाता है कि आप खा सकें या आराम कर। कोई नखरे, मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई नखरे अगर आप करने लगें तो फिर आप एक्टिविस्ट बन भी नहीं सकते। मतलब हम जितने लोग हैं, तनवीर भी अभी यहीं आसपास कहीं हैं, हम उन्हीं कमरों में, छोटे छोटे कमरों में दिन भर काम करते हैं, रात को वहीं गद्दा बिछाते हैं, सो जाते हैं। चाहे मैं हूँ जो मैं अब 67 ईयर्स की हूँ, चाहे यंग बच्चे हों, हम में से किसी को कोई अलग कमरा नहीं चाहिए, होटल नहीं चाहिए। तो आई थिंक if you are into activism you are able to overcome all these things. इनिशियली हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी होती है। बहुत सारे कैंपेन्स चलाए आपने जो नेशनल लेवल के हैं। आपने 2010 में विमेन रिजर्वेशन की इनफैक्ट पहली दफ़ा बात की, या आपने यूथ अमन कारवान चलाया। तो कैसा रहा आपका जो विमेन रिजर्वेशन का पर्टिकुलरली सफ़र था? और अब तो मेरे ख्याल से ये अमेंडमेंट भी आ चुकी है और मे भी अगले कुछ साल में रिजर्वेशन मिलेगी भी औरतों को पार्लियामेंट में। तो कैसे देखती हैं आप इस मुद्दे को? देखिए, विमेन रिजर्वेशन की लड़ाई तो मैं कहूँगी कि हमसे जो पुरानी जनरेशन थी, जी, गीता मुखर्जी ने शुरू की थी जी, और हम तो उसमें काफ़ी देर में आए। वो कैंपेन तो खैर बहुत अच्छा था, बहुत सक्सेसफुल था। हालांकि उससे विमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, वो लोकसभा में जो अटका था वो अटका ही रहा। लेकिन हम अवेयरनेस बहुत ला पाए। जी। हमने औरतों के जत्थे निकाले थे, कारवां हमने कहा था, रिजर्वेशन एक्सप्रेस नाम दिया था उसको। अच्छा, कहाँ से निकला था ये? झांसी से हमने फ्लैग ऑफ किए थे। अच्छा, झांसी सिंबॉलिकली झांसी की और रानी। दिल्ली में कल्मिनेट किया था। जी। तो कितने कारवां निकले थे ये? 3 निकले थे और पूरा हिंदुस्तान ट्रैवल करके अलग अलग रूट्स पे सारी स्टेट्स कवर की। अच्छा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब कवर किया। वंडरफुल। कितने दिन का था ये कारवां? ये 2010 में किया था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन 1 महीने के आसपास का था। जी। एंड वी कल्मिनेटेड इन दिल्ली। तो अवेयरनेस अबाउट विमेन रिजर्वेशन एंड नॉट ओनली रिजर्वेशन, बाकी पूरा विमेन इक्वालिटी के ऊपर 400-500 प्रोग्राम्स हुए होंगे पूरे हिंदुस्तान में। कहीं बड़ी रैलीज, कहीं पे पब्लिक मीटिंग्स, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कहीं पे सड़क पे आप उतर रहे हैं। तो उससे एक अवेयरनेस जो होती है, क्योंकि किसी भी लड़ाई में हमेशा ऐसा नहीं होता कि जीत होगी। लेकिन वो एक प्रोसेस होती है जिसमें आप एडवोकेसी का एक पीरियड होता है जिसमें जुड़ जाते हैं, लोग जुड़ते हैं या लड़ना सीखते हैं अपने हक के लिए। और जहाँ तक आपने कहा कि अमेंडमेंट, तो ये तो अगर मतलब ये तो बेवकूफ़ बनाया गया औरतों को। अभी जो अमेंडमेंट लाया गया है उससे विमेन रिजर्वेशन दिया नहीं गया है, वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना झुनझुना एक दिखा दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि वो आपका बिल ये कह रहा है कि जब डीलिमिटेशन होगा उसके बाद ये जाके, और जब सेंसस होगा उसके बाद ये जाके एप्लीकेबल होगा। तो अगले 5 साल में क्या लगता है आपको होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसी खैर बहुत सारी चीज़ें, जुमलेबाजियाँ होती रहती हैं पॉलिटिक्स में। मुझे नहीं लगता कि हमें उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जी। और बाकी जो कैंपेन्स हैं, जैसे मैं बातें अमन की कैंपेन को एक बहुत अहम कैंपेन मानती हूँ। ये जब पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत नफरत का माहौल बना हुआ था और लिंचिंग्स जब बहुत ज़्यादा हो रही थी, तब बहुत अनईजी फील कर रहे थे कि हाउ डू वी काउंटर दिस काइंड ऑफ हेट्रेड। हालांकि एक कैंपेन से काउंटर होता नहीं है, लेकिन फिर हमने ये बातें अमन की नाम से कैंपेन निकाला जिसमें 5 इस बार औरतों के कारवांस निकले। 2017 में, पहले 2017 में जी। एक टंगधार से ही शुरू किया,
एक केरला से, एक तमिलनाडु से, एक आसाम से, एक दिल्ली से। अच्छा। फिर वही महीना भर ट्रैवल करके वी कवर 200 सिटीज एंड कल्मिनेटेड इन दिल्ली। उसमें आप डिफरेंट हिंदुस्तान के डिफरेंट जगहों से लोगों को बुला के किसी और जगह पर ठहराते थे? नहीं, वो अलग है, वो अलग है, कैंपेन वो अलग भी है। कोई और कैंपेन था? उसका नाम है मेरे घर आके तो देखो। वो आपने अभी शुरू किया है? वो हमने 15 अगस्त पिछले साल हमने लॉन्च पिछले किया साल। था। उसके बारे में बताएं, मेरे घर आके तो देखो। उसमें बेसिकली मुझे ये लगा कि हम जब पब्लिक स्पेसेस में मिलते हैं, जैसे बहुत सारा इंटरफेथ डायलॉग्स होते हैं, तो उसमें हम कहते तो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कह देते हैं, लेकिन जो दिल के अंदर जो प्रेजुडिसेस हैं, जो स्टीरियोटाइपिंग्स हैं, वो ख़त्म नहीं होता जी। तो मुझे लगा कि हम अगर एक दूसरे के घर जाएं, एक ऐसे व्यक्ति के घर, एक ऐसे इंसान के घर जो हमारे रिलीजन का नहीं है, हमारी कास्ट का नहीं है, कल्चर का नहीं है, रीजन का नहीं है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का नहीं है, बिल्कुल, तो हमें उनके बारे में जानने को मिलेगा और शायद जो दिमाग में प्रेजुडिसेस हैं वो शायद ख़त्म हो। वंडरफुल। तो हमने ये 15 अगस्त को लॉन्च किया था। 15 अगस्त से अब तक तकरीबन 1 लाख लोग एक दूसरे के घरों में जा चुके हैं अक्रॉस 27 स्टेट्स। मैं आपको एक ही इसका एग्जांपल दूंगी, गुजरात का। गुजरात में एक जगह जुहापुरा, अहमदाबाद में, इट्स अ घेटो, मुस्लिम घेटो। बचपन से ये दिमागों में पता होता है कि अगर वहां जाएंगे तो जिंदा बच के नहीं आएंगे, मार दिए जाओगे। वहाँ क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। नहीं, क्राइम रेट नहीं, मुसलमान रहता है, AK-47 है, मार देगा। अच्छा, सीधा सीधा कम्युनलिज्म है, क्राइम रेट की बात है। वहाँ पे हमने पटेल कम्युनिटी की महिलाओं को भेजा एज पार्ट ऑफ मेरे घर आके तो देखो। ओके। घरों में। और वहाँ पे हमारा एक ऑफिस भी है, तो वहाँ पे पहले उनको ब्रीफ किया, जो भी जिनके घरों में जा रहे थे उनसे इंट्रोड्यूस करके अपने घरों में लोग ले गए। फिर वो 2-3 घंटा बिता के वापस आए। ओके। एक ही ऑब्जर्वेशन था सबका, हमने तो किसी घर में ज्यादा बच्चे नहीं देखे। अच्छा। हर घर में जो एक स्टीरियोटाइप है, हर घर में 2-3 बच्चे थे, कहीं बीवी भी नहीं थी। नहीं, ये आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रोज बताती है, 4 बीवी 25 बच्चे रोज आपके दिमागों में भरती है कि मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, उसकी बहुत सारी बीवियां, उसके बहुत सारे बच्चे। राइट। But when you physically go to a Muslim's house and there are 10 women who have gone to 10 different homes, they come back, they talk to each other. भैया तुमने देखा किसी के घर में 2 बीवी या 4 बच्चे या 6 बच्चे? उनका नहीं। जो हमारे घर में 2 बच्चा आज की तारीख में वही उनके घर पे भी है। तो ये जो फिजिकली जाना है घर में, वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ता है। बिल्कुल। या रोहतक के अंदर वो ट्रांसजेंडर्स के घर गए, उनको अपने घर बुलाया। तो हम बात करते हैं इक्वालिटी की, हम बात करते हैं LGBTQI कम्युनिटी की, लेकिन फिजिकली हम में से कितने लोग हैं जो गए हैं जी, जिन्होंने महसूस किया है कि उनकी क्या जिंदगी है, वो कैसे। तो ये फिजिकली एक दूसरे के घर जाना जो एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। या गुजरात में, कच्छ में हमने नौजवान लड़कों को भेजा दलितों के घर। दलित के घर जाके चाय पीना अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर तोड़ना है हमारे समाज में। सो ये इस कैंपेन ने ये पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पे 27 जगह मैंने आपको बताया स्टेट्स में हुआ, इट हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट। और अगर इसको बढ़ाया जा सके, बड़े लेवल पे किया जा सके, तो मुझे लगता है कि दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। हम जी खुमरियाल भी लेके आए। खुमरियाल भी आप डिफरेंट जगहों से, कहाँ से लोग आए थे खुमरियाल में? लोग आए कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, राजस्थान से, कई स्टेट से 27 लोग। और क्या बोल के गए कश्मीर के बारे में, कुपवारा के बारे में? देखिए, एक तो ये कि हमने खुमरियाल और आसपास के गाँव के घरों में ठहराया, पहले से हमने बात करके रखी थी। कश्मीरी घर में रहना, एक कोई प्रोफेसर है बेंगलोर से आ रहा है, वो किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रह चुका है जी, वो आके एक छोटे से गांव के घर में रहता है, 3 दिन रात गुजार के जाता है जी। उसका वो जो पूरा एक्सपीरियंस था, आई थिंक इट वाज इनवैल्यूएबल, आई एम श्योर। और उनमें कई लोग थे जिन्होंने कहा कि हम आ रहे थे तो हमारे घर वाले जो हैं बहुत परेशान थे। कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर में नहीं, वो भी कुपवाड़ा जा रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो जाके कहानियां सुनाई और हमसे भी जो बातचीत कि जो डर था दिमाग में, वो तो यहाँ तो मतलब माहौल ही अलग है, यहाँ तो दुनिया ही अलग है। यहाँ जो मोहब्बत है, जो मेहमान नवाजी है, और यहाँ तो कहीं कुछ लगता ही नहीं कि था। नोबडी इज डिनाइंग कि एक वक्त था जो मुश्किल वक्त था, बिल्कुल कश्मीर, लेकिन आज तो वो नहीं है। राइट। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है या इक्वालिटी है,
मतलब इन चीज़ों के लिए जो हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क जाना जाता था हमेशा से, पहले से, और उसके अंदर भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जैसे कास्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, या इवन अब 90s के बाद क्लास का भी एक बड़ा फैक्टर जो है विच कम्स टू फोर जब हम रिसर्च करते हैं या स्टेटिस्टिक्स देखते हैं या इंडिकेटर्स देखते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? यू मस्ट हैव वर्कड विद पीपल ऑफ ऑल क्लासेस, ऑल कास्ट, लाइक यू सेड, ऑल सेक्सुअल ओरिएंटेशंस। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? क्या इतने सालों में बदलाव आया है? हाउ पीपल हैव एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, हाउ पीपल आर विलिंग टू और नॉट विलिंग टू एंगेज विद अदर पीपल, एंड जो आपने कहा कि ह्यूमन एंगेजमेंट से कम्युनिटी एंगेजमेंट तो खैर दूर दूर से है, लेकिन इंडिविजुअल एंगेजमेंट, किसी के घर जाके रहना, क्या फ़र्क पड़ता है इससे माइंडसेट पे? देखिए, एक तो जैसे आपने कहा कि इंडिया से ज़्यादा शायद ही कोई और डाइवर्स कंट्री हो। बिल्कुल, इतनी प्लूरल है यहाँ 4,500 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग, जो कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं जी, और उन्होंने को एग्जिस्ट किया है ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दे हैव लिव्ड टुगेदर, राइट, दे हैव वर्कड टुगेदर, दे हैव लिव्ड टुगेदर, दे हैव इंटरैक्टेड विद ईच अदर। हमारा पूरा कल्चर जो आज है वो डिफरेंट इंटरेक्शन से ही तो ग्रो करता है, कोई ऐसा तो है नहीं। अगर आज आप ये देखने लगे कि ये जो हमने पहना है यही कहाँ से आया है, बिल्कुल, तो इसमें आप ये कोशिश करें कि प्योर हिंदुस्तानी क्या ढूंढ लें तो वो भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ तो कैंची ही नहीं थी। वही शायद अरब या टर्की से आई, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जो काट, उससे पहले तो कपड़ा कटता ही नहीं था यहाँ पे। और हमारे अगर आप हिंदू ट्रेडिशंस देखें तो कोई भी रिचुअल है उसमें कटा हुआ कपड़ा पहना ही नहीं जाता, क्योंकि पहले था ही नहीं। बिल्कुल, तो इतना मिक्स्ड कल्चर है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से ही हुआ है। एंड देयर हैव ऑलवेज बीन, ऑफ कोर्स देयर हैव बीन, कास्ट का सवाल तो हजारों साल से है जिसने प्रॉब्लम किया है, लेकिन उसके बावजूद लोग आपस में साथ रहते आए। एक जाते जाते मैं आपसे कश्मीरी औरतों के बारे में आपका क्या ख्याल है और स्पेसिफिकली क्या मैसेज रहेगी? क्योंकि अभी भी अगर लड़कियां फॉर एग्जांपल बाहर पढ़ना चाहती हैं, आउटसाइड ऑफ कंट्री जाना चाहती है, अभी भी मुश्किल होता है अकेले जाने में। 100 सवाल उठते हैं, कभी सेफ्टी का भी कंसर्न रहता है, विच इज़ अ वैलिड कंसर्न, लेकिन फिर ये सवाल आता है कि कोई लड़की अगर सेफ़ नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसी को कैद किया जाए, बजाय इसके कि सेफ्टी के नॉर्म्स जो है वो बेहतर किए जाए, चाहे थ्रू लीगल मेजर्स, चाहे थ्रू कल्चरल या सोशल पैरामीटर्स। तो ये जो आज़ादी है, मोबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, जिसको हम ब्रॉडली एम्पावरमेंट कहते हैं, एम्पावरमेंट का तो इतना नारा लगता है, लेकिन उसके एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या मकसद है जब हम उसको ब्रेक करते हैं? तो कहाँ देखते हैं आप कश्मीर की औरतों को और क्या मैसेज रहेगा आपका उनके लिए? देखिए, एक तो ये कि चाहे कश्मीर की औरत हो या हिंदुस्तान में कहीं की भी किसी भी कम्युनिटी की औरत हो जी, हम एक, सारी औरतें एक जैसी नहीं हैं जी, बिकॉज उसमें भी इतना डिफरेंस है, इतनी डाइवर्सिटी है। बिल्कुल, मैं श्रीनगर में बैठी हूँ, आज मैं सुबह से जितनी औरतों से मिली हूँ बहुत एम्पावर्ड औरतें हैं। जी, मैं खुबनियाल से आ रही हूँ जहाँ ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो 8वीं के बाद शायद स्कूल ही नहीं जा पाई, जी, जहाँ पे रिलीजन जो है वो बेहद हावी हो गया है, जी, जो कश्मीर में पहले नहीं था। कश्मीर की एक पूरी सूफी परंपरा रही है। कश्मीर की औरतें हमेशा, बल्कि हम तो अगर हम 70-80 की बात करें तो जो हिंदुस्तान के जो बाकी हिस्से हैं वहाँ जो मुसलमान औरत जिस जगह पे थी उससे कश्मीर की मुसलमान औरत हमेशा बहुत आगे थी, जी, पढ़ाई लिखाई में, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरह से। आज मुझे नहीं पता कि रूरल कश्मीर में क्या वो हालात हैं या नहीं। मुझे लगता है कि एक तरह से कंजर्वेटिव थॉट जो है वो बढ़ रही है और उससे लड़ने की बहुत ज़रूरत है। जी, जहाँ तक सेफ्टी की बात है, इक्वालिटी की बात है, उसमें देर आर मेनी लेवल्स। एक तो जैसे आपने कहा कि लीगल उसका रिकोर्स होना चाहिए, लेकिन घरों के अंदर जो हम जिस तरह से अपने बच्चों को परवरिश देते हैं, जो रेस करते हैं, उसमें ही बचपन से ही लड़का लड़की के ट्रीटमेंट में डिफरेंस आ जाता है। ज़रूरी ये है कि हम अपने लड़कों को ऐसा बड़ा करें कि उनको औरत की रिस्पेक्ट करना, उनको ये बताना कि तुम्हारी बहन तुम्हारे बराबर है, तुमसे कम नहीं है। जी, एंड जो पेट्रियार्की है वो सिर्फ लड़कियों के ऊपर वार नहीं करती। सी, जो लड़कों को समझ में नहीं आ रहा है शायद कि पेट्रियार्की किस तरह उनको ख़त्म कर रही है। बिल्कुल, बचपन में 2 साल का बच्चा है, लड़का है, उसे कह रही तू लड़का है, तुझे रोना नहीं।
अरे भाई उसके भी इमोशंस हैं, वो क्यों भी नहीं रो बाहर आना सकता? चाहते हैं, एक्सप्रेस होना वो क्यों चाहते नहीं हैं। रो सकता? उस बच्चे को आप जबरदस्ती हाथ में बंदूक थमा रहे हो, हाँ, उसको आप पिस्तौल दे रहे हो, लड़की को आप वो बारबी डॉल दे रहे जी। हो, उसको आप बचपन से बता रहे हैं कि आपके लिए एक फिजिकल अपीयरेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। लड़के को एग्रेसिव आप बना रहे हैं। हाँ, aggressive ये बना पूरी रहे हैं। सोसाइटी बनाती है, उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जो हमारे टॉयज़ भी होते हैं, अभी मैं अपनी नीस के लिए टॉय लेने गई थी तो टॉय शॉप पे मुझे बोला कि लड़की है या लड़के के लिए टॉय देना है। मैंने कहा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप दिखाओ। और मेरी एक फ्रेंड है, उस शी इज़ रेजिंग अ बॉय, बॉय इज़ 4 years ओल्ड, तो वो उसके लिए नेचुरली ट्रक्स वगैरह तो लाती है, लेकिन साथ में किचन सेट और डॉल्स भी लाती है। तो वो कहती है इसके जहन में ये होना चाहिए कि ये कोई छोटा काम नहीं है, खाना पकाना या गुड़िया के साथ खेलना, उसमें कुछ गलत नहीं है। कल को इसको भी एक राउडी नहीं बनना है कि मैं शेव नहीं करूँगा, माचो दिखूँगा, अग्रेसिव रहूँगा। तो ये सारे जो स्ट्रिक्ट जेंडर ट्रेडिशनल रोल्स थे, इनको ब्रेक करने की ज़रूरत है। जैसा आपने सही कहा कि हमारी सोसाइटी ये कहती है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसे नोशंस देती है कि एक मर्द खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। अगर उसके मन में सैलाब भी आए इमोशंस का, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एज अ रिज़ल्ट ड्रग्स की तरफ जाता है, एज अ रिज़ल्ट सुसाइड्स की रेट ज़्यादा है, एज अ रिज़ल्ट वो एग्रेशन या वायलेंट पाथ अडॉप्ट करता है अपनी लाइफ में। मैं इस हद तक कहूँगी कि हमने औरतों को एम्पावर किया, उनको बाहर निकाला, उन्हें कहा आप जॉब करो, आप पैसा कमाओ, आप एम्पावर्ड फील करोगे। लेकिन पेट्रियार्की ने मर्द को ये बताया कि घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और अगर तुम कमा नहीं पाए तो तुम एक अच्छे मर्द नहीं हो। बहुत सारे ऐसे मर्द होंगे जिन्हें नहीं शौक होगा पैसा कमाने का, हर महीने पेचेक लाने का, वो किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, वो पेंट करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी फील्ड्स में जाना चाहते हैं जहाँ ज़्यादा पैसा नहीं है और शायद वो एक फैमिली को सपोर्ट ना कर पाए। वहाँ पे शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है औरतों की कि वो सामने आए, जो एम्पावर्ड औरतें हैं, वो एक ट्रेडिशनल मर्द ना ढूंढे, एक स्टीरियोटाइप जो मर्द है जो सपोर्ट करे, फैमिली चलाए, ये करे, मर्दाना हो, वो चीज़ शायद ढूंढ के एक पार्टनरशिप, एक कंपेनियनशिप की तरफ बढ़े। आपके घर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने कहा यू कम फ्रॉम दैट फैमिली, योर पेरेंट्स वर एम्पावर्ड, दे वर एजुकेटेड, हाउ अबाउट योर ओन फैमिली, योर ओन चिल्ड्रन? वी नो दैट यू हैव 2 children, अ बॉय एंड अ गर्ल। तो कैसे आपने उनको रेज किया है, क्या डायनामिक्स है फैमिली के अंदर? देखिए, हमारी एक तो ये कि हमारी जो फैमिली है वो, आई मैरिड अ मैन हुम आई वांटेड टू। जी कोई अरेंज मैरिज, हमारी तो खानदान में अरेंज मैरिज का कंसेप्ट ही नहीं है जी। मेरे तो दादा दादी नाना नानी ने भी खुद ही शादियां की थी, और जी। उसके बाद मेरे माँ बाप ने भी खुद ही शादी और की। आपको लगता है कि कुछ गलत है खुद शादी करने में? बिल्कुल नहीं, इट्स अ डिसीजन। नहीं, उसके मुझे तो ट्रेडिशनल जो अरेंज मैरिज है वो मुझे लगता है कि कैसे कर लेते हैं लोग। बिल्कुल। क्योंकि अरेंज मैरिज में एक स्ट्रेंजर से आप एक दिन शादी कर लेते हैं, उससे उनके आप घर सेक्सुअल चले जाते हैं। रिलेशनशिप रख लेते हैं। जी। आई मीन, हाउ इज दैट पॉसिबल विदाउट नोइंग कि उनके घर पे क्या डायनामिक्स है, Absolutely. उनका क्या तरीका है, क्या मैं इसमें एडजस्ट कर पाऊंगी, क्या मैं अडाप्ट कर पाऊंगी? जी। तो अगर आप वैसे भी सक्सेस रेट देखें तो आपको वही दिखेगा कि जो लोग खुद शादियां करते हैं, अपनी मर्जी से, मोहब्बत से शादियां करते हैं, वो हमेशा बेहतर पार्टनरशिप्स जो हैं वो हमेशा बेहतर साबित होती कहीं हैं। ना कहीं ट्रेडिशनल समाज में ये भी अभी भी एक स्टीरियोटाइप है कि इसने खुद शादी की है। अगर छोटे सोसाइटीज़ की, छोटे शहरों की बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी बुरा ही माना जाता है। खैर, आप अपनी शादी की बात कर रहे थे। जी। So anyway, as I mentioned, कि Gauhar and I met actually in Nizamuddin. When I started working there, वो at some point he started coming. And we got married. लेकिन जो अब हालांकि मैं उसमें यकीन नहीं रखती, लेकिन जो रोल था घर चलाने का वो हमारी फैमिली में गौहर के ऊपर है जी। मेरे हस्बैंड के ऊपर ही है। उसकी वजह ये थी दैट बिफोर मैरिज वी डिसाइडेड दैट यू नो both of us, he was also working at that time, I was doing only social work, जी। that one of us will continue to do this work and the other one will run the house. जी। तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन ये था, बिकॉज मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट थी, मैं तो कॉलेज के बीच में ही बस्ती में घुस गई, फिर निकली नहीं। जी। तो फिर गौहर की जिम्मेदारी ये रही कि काम तो मेरे हर काम में साथ रहे हमेशा, लेकिन ये कि जो घर चलाने था वो फाइनेंशियली गौहर नहीं चलाया। आई नेवर अर्नड एनीथिंग। जी। मैंने तो कभी कोई मतलब उस तरह से सैलरी और ऐसा कुछ तो था ही नहीं। जी। तो लेकिन ये कि आई हैव वर्कड राउंड द क्लॉक। गौहर ऑल्सो हैज ऑलवेज हैड दोज काइंड ऑफ शेड्यूल्स। जी। तो हमने सिर्फ एक ही चीज़ की थी कि हम दोनों में से कोई एक
जब बच्चे छोटे थे कि एक कोई घर में रहेगा, जी। मतलब बाहर नहीं जाएगा। दिल्ली से बाहर अगर ट्रैवल करना है तो एक ही, one at a time। हम मैच करते थे जी। अपना टाइमिंग्स, अपने कमिटमेंट्स, ताकि हम दोनों में से एक रहे। जी। और ये मुझे याद है खासतौर से केरला में, जो बहुत पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हर बार जब मैं जाती थी मुझसे मीटिंग के बाद औरतें पूछती थी, कोई भी पब्लिक मीटिंग, आप मैरिड हैं? आपके जी। बच्चे हैं? आपके बच्चे हैं? जी। कितने बड़े हैं? 6 साल 7 साल whatever age। Who's looking after them? I said my husband। If I am traveling, he will be looking after them। Obviously। And then they would be shocked कि हमारे यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। I said fortunately हमारे यहाँ ऐसा होता है। बिल्कुल। We have a democratic family। So we have lived, I mean I have lived an equal life। और बच्चों का how you raised your children? बच्चों का तो ये है कि बेटा मेरा बड़ा था, मतलब दोनों बच्चों में बेटा बड़ा है। उसको तो जब वो 8-9 साल का था तो उसको मैंने खाना पकाना सिखा दिया था, सेल्फ रिलायंट हो गया था। ऑमलेट, मैगी, पराठे उतना तो वो तब बना लेता था। नाउ ही कुक्स एवरीथिंग। जी। एंड ही डिड एवरीथिंग। इन फैक्ट ही हैज बीन मैरिड फॉर 10 years। ही वर्क्स एट होम, ही कुक्स, ही डज एवरीथिंग एट होम इन हिज होम। बिल्कुल। और बेटी ने अब शुरू किया है, बिकॉज बेटी के साथ मेरा लंबा थोड़ा सा इश्यूज रहे। शी हैड वेरी सीरियस मेंटल इलनेस। जी। तो वो 10-12 साल उसमें काफ़ी मुश्किल गुजरे। बट शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी ऑल्सो डज ऑल द वर्क, एंड बोथ माई चिल्ड्रन आर जेंडर सेंसिटिव, believe in gender equality, democratic functioning, etc. जी। Last word from you to our women। लास्ट वर्ड यही है कि समाज में कितनी भी मुश्किल हो, अगर एक औरत ठान ले कि मुझको अपना हक लेके रहना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जी। लेकिन घर में आके कोई आपको दे के नहीं जाएगा कि ये लो तुम्हारा हक बराबरी का तुम्हें मिल गया। जी। लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। कितनी भी प्रोग्रेसिव फैमिली हो उसमें भी, मतलब थ्योरी में आप बराबर हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में क्योंकि लड़के को बहुत सारी चीजें बचपन में कराई ही नहीं गई, जी, तो वो लड़के को आदत नहीं होती। राइट। वो बिलीव करता है इक्वालिटी में, लेकिन उसने कभी रोटी पकाई ही नहीं। जी। तो वो स्पेस आपको स्पेशली आफ्टर मैरिज आपको देनी है, अपने आपको देनी है। और इरिटेट नहीं होना कि रोटी पकाने आया सारा किचन गंदा कर दिया, करने दो। 4 बार गंदा करेगा, 5वीं बार साफ कर लेगा, सीख जाएगा। राइट। तो वो स्पेस आपको देनी है। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। एब्सोल्युटली। दूसरा एक चीज ये होती है स्पेशली आफ्टर मैरिज के द वुमन वांट्स टू बी अ गुड वाइफ, गुड होम मेकर। मुझे प्रूव करना है कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ। उस चक्कर में पहले दिन से कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है। अगर पहले दिन कॉम्प्रोमाइज किया आपने तो जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे। जी। बी हु यू आर एन इक्वल ह्यूमन बीइंग। राइट। यू शुड be accepted the way you are। You should whatever you are doing, you should behave like an equal human being। Right। And create space for you। Right। And teach your husband, if he doesn't believe in equality, teach him what equality is। Practically। Not just in theory। हाँ, मैं तो अपना ही वो रोटी का एग्जाम्पल तो मैं घर का ही दे रही हूँ। गौहर को रोटी बनानी नहीं आती थी, पहली बार बनाई तो, और मुझे बहुत इरिटेशन होता था, हर जगह सफाई होनी चाहिए। जी। तो शुरू में इरिटेशन हो, देन आई रियलाइज कि अगर मैंने हंगामा किया तो रोटी बनना बंद हो जाएगी। जी। तो मैं कहा ठीक है, फैलाते रहो 4 दिन बाद। अब उल्टा हो गया, बिकॉज आई एम सो बिजी ट्रैवलिंग, तो अब मैं ज्यादा गंद फैलाती हूँ शायद, एंड गौहर इज क्लीनिंग जी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। आप ऐसा ही अपना सोशल वर्क कायम रखें, कायम और दायम रखें। कश्मीर भी आते रहें, हिंदुस्तान के बाकी शहरों में, बाकी गाँवों में जाते रहें, क्योंकि आप जैसे लोगों की, आप जैसे सेल्फलेस लोगों की ज़रूरत है, जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी वेलबींग को अपना धर्म, अपना फ़र्ज़ समझते हैं। क्योंकि शायद हम सब, अक्सर लोग अपने करियर और अपनी फैमिली में ही खो जाते हैं और कम्युनिटी के बारे में जो सोचना है वो भूल जाते हैं। ये पॉडकास्ट जो है कोशिश अ बैलेंस, एक ऐसा ही अटेम्प्ट है जो कम्युनिटी को नज़र में रख के बनाया गया है, कि जिसमें हम औरतों को सामने लाए, विमेन अचीवर्स, विमेन सर्वाइवर्स एंड विमेन इंस्पिरेशन, जो हमारे समाज के लिए, हमारे यूथ के लिए, ख़ासतौर हमारी औरतों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए बहुत कुछ बेसिकली दर्शाए, बहुत कुछ सिखाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे ऑडियंसेस को ये पॉडकास्ट देखिए उतना ही मज़ा आया हो जितना हमें बातें करने में मज़ा आया हो। अगर वक्त की कोई ये नहीं होती, लिमिट नहीं होती बिल्कुल, तो हम बोलते ही जाते। शुक्रिया आपका शबनम हाशमी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच।